20 सितंबर 1939 जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की डेथ हुई, उसी दिन प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शंस होते हैं। और ये इलेक्शन अभी तक के अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस थे, क्योंकि आने वाला न्यू प्रेसिडेंट ही होगा जो अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 के कहर से बचाएगा, और सबसे डेंजरस कल्ट इल्यूमिनाटी से भी। लगभग 6 घंटों में ही अमेरिका को उनका नया प्रेसिडेंट मिल जाता है, हैरी एस ट्रूमैन। अमेरिकन लोगों में उम्मीद जागती है कि रूजवेल्ट की तरह ट्रूमैन भी अमेरिका को इस वर्ल्ड वॉर 2 के कहर से बचाएंगे। लेकिन इल्यूमिनाटी के कुछ और भी प्लान्स थे, जिसे अमेरिका के मुल्क वासियों को ज़रा भी भनक नहीं थी। इल्यूमिनाटी अपना अगला वार करने को तैयार था। लगभग 2 साल हो चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 को छिड़े हुए, और हिटलर ने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन हिटलर ने अभी तक एटम बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया था, और अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 से दूर रहना चाहता था। ये सुन के हिटलर खुश था। उसने सोचा कि अगर अमेरिका हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वो इल्यूमिनाटी की मदद से पूरे एशिया पे कब्जा जमा लेगा। सिर्फ 2 बड़ी ताकत इस वक्त उसके खिलाफ थी, यूएसएसआर एंड जापानीज एम्पायर। वो इन दोनों कंट्रीज़ को इन्वेड नहीं कर सकता था ड्यू टू द पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी का मतलब ये होता है जब 2 कंट्रीज़ आपस में पीस ट्रीटी साइन करती हैं तो वो एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से हिटलर यूएसएसआर और जापान पर हमला नहीं कर सकता था। हिटलर ये मसला इल्यूमिनाटी की मीटिंग में रखता है, लेकिन हिटलर को पता चलता है कि इल्यूमिनाटी के लेवल 1 के लोगों ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी, और हिटलर तो सिर्फ एक पपेट का काम कर रहा था। हिटलर के पास अब प्लान था पूरे एशिया को अपने अंडर करने का। उसका अगला कदम जापानीज से एलाइज बढ़ाना, यानी दोस्ती। उसने बर्लिन पैक्ट के तहत जापानीज के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बर्लिन पैक्ट एक पीस ट्रीटी थी जिसमें जर्मनी और जापान आपस में शांति बनाए रखेंगे। उस वक्त का जापानीज एम्परर था हिरोहितो। हिरोहितो बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि पूरे यूरोप को कब्जा करने वाला हिटलर उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, मतलब अब उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हिरोहितो की बात करें तो उसका भी एक सपना था, पूरे एशिया को अपने कब्जे में करके द ग्रेट जापानीज एम्परर बनाने का। लेकिन उसे क्या पता था कि एशिया पे इल्यूमिनाटी की नज़र पहले ही पड़ चुकी थी। हिटलर जापान के किंग हिरोहितो के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। उसे बताता है कि अगर तुम्हें पूरा एशिया अपने अंडर करना है तो सबसे पहले तुम्हें शुरुआत करनी होगी पर्ल हार्बर से, क्योंकि पर्ल हार्बर अभी अमेरिकन नेवी का बेस है। तो अगर तुम किसी और कंट्री की तरफ पहले गए तो अमेरिका तुम्हें रोकेगा। इससे ग्रेटर जापानीज एम्पायर नहीं बन पाएगा। अमेरिका इज़ वे पावरफुल देन जापान। हिरोहितो हिटलर की बात से राज़ी था। उसने सोचा कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, तो अगर उन्होंने अटैक करने से पहले पर्ल हार्बर को वार्निंग दी तो अमेरिका इजीली जीत जाएंगे। तो हमें अचानक से हमला करना होगा। इस मीटिंग के फ़ौरन बाद ही हिरोहितो अपने जनरल्स को अटैक की तैयारी करने का ऑर्डर दे देता है। सिर्फ 2 दिन के अंदर उनकी तैयारी पूरी हो जाती है। और वहीं ओपनहाइमर तैयार थे इस दुनिया की सबसे बड़ी खोज के साथ, द एटम बॉम्ब। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए सबसे अहम दिन था। आज होने जा रहा था द इनफेमस ट्रिनिटी टेस्ट। सुबह के 5:20 हो रहे थे। सभी तैयारियां हो चुकी थीं। सिर्फ 10 मिनट बाकी थे ट्रिनिटी टेस्ट में। ओपनहाइमर को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। उन्हें डर इस बात का था कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लाइक लिटरली ख़त्म। एटम बॉम्ब चेन रिएक्शन पे काम करता था, तो बॉम्ब बनाते वक्त कई थ्योरीज़ में ऐसा नज़र आया कि अगर कहीं चेन रिएक्शन रुका नहीं और एटमॉस्फेयर में चला गया तो पूरी दुनिया एक आग का गोला बन जाएगा। इट वुड एंड इन मिनट्स। लेकिन हिटलर का कहर भी कम नहीं था, तो उन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट को खुदा के हवाले कर दिया। 5:30 बॉम्ब का डेटोनेशन बटन दबाया जाता है। वो नज़ारा देख के ओपनहाइमर बिल्कुल दहल चुके थे। ये न्यूक्लियर वेपन 4 गुना ज़्यादा पावरफुल था जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन ये टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका था। 7 दिसंबर 1941 जापान पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर देता है। ये देख के अमेरिका हिल जाता है। प्रेसिडेंट ट्रूमैन कहते हैं कि अब हमें वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियली आना ही पड़ेगा। हिटलर बहुत खुश था। उसका प्लान कामयाब होने के कुछ कदम दूर था। जापान का एम्परर हिरोहितो अमेरिका से कहता है कि एशिया में जहाँ पर तुम्हारा कब्जा है वहाँ से चले जाओ, वरना हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रूमैन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जापान को फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग दी। कहा कि जापान तुम सरेंडर कर दो, वरना अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन होगी।
जापान ने ऑफ कोर्स इसे सीरियसली नहीं लिया और उनकी वार्निंग रिजेक्ट कर दी। 20 दिसंबर 1941 अमेरिका का एक विमान बोइंग B-29 हिरोशिमा के आसमान पे घूम रहा था। जापानीज़ लोगों को भनक भी नहीं थी कि ये विमान क्या लेकर आया था। सुबह 8:30 बजे ये विमान कुछ नीचे फेंक देता है। ये छोटी सी चीज़ थी तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या था। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये छोटी चीज़ पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदल के रख देगी। ये था एक एटम बॉम्ब, द लिटिल बॉय। जब ये गिरा तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ज़मीन और दीवारों पर सिर्फ इंसान की परछाई रह गई थी। बिल्डिंग एकदम नेस्त नाबूद हो चुकी थी। सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो चुका था। जब धुआं शांत हुआ तो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक ही पल में इन लोगों की दुनिया बदल चुकी थी। जापान ये अटैक देखकर बिल्कुल हिल चुका था। हिरोहितो ने ये कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका के अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन का मतलब न्यूक्लियर वेपन था। हिटलर हिरोहितो के पास जाता है और कहता है कि बस ये छोटा सा ही धमाका था, तुम्हें अपने सपने को नहीं भूलना चाहिए, द ग्रेटर जापानीज़ एम्पायर। अमेरिका जापान को एक और वार्निंग देता है टू सरेंडर, लेकिन हिटलर की बात जहन में रख के हिरोहितो वार्निंग को रिजेक्ट कर देता है और वो इन्वेजन पे ही फोकस करता है। उसी के 3 दिन बाद अमेरिका परेशान होकर नागासाकी पे एक और बॉम्ब गिरा देता है, द फैट मैन। ये बॉम्ब लिटिल बॉय से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। लगभग 2 लाख लोगों की जान गई थी। ये देखकर ओपनहाइमर डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बनाया हुआ हथियार ऐसे इस्तेमाल होगा। वो खुद को एक मर्डरर की नज़र से देखने लगे थे। इसी को लेकर उन्होंने वो तारीखी जुमले कहे थे, Now I am become death, the destroyer of worlds. हिटलर को उसका गोल्डन मोमेंट मिल गया था। उसे पता था कि जापान अब कमज़ोर हो चुका है। वो सीधे जापान पे हमला कर देता है और सिर्फ एक ही हफ्ते में पूरे जापान को अपने अंडर कर लेता है। यूरोप और जापान अब उसके कब्ज़े में थे, यानी इल्यूमिनाटी के कब्ज़े में। अब उसकी नज़र थी USSR पर, लेकिन उसे पता था कि USSR बहुत ही पावरफुल कंट्री है जो जापान की तरह बेवकूफ़ी नहीं करेगी। बट इल्यूमिनाटी के पास इसका भी रास्ता था। इन सब के बीच ओपनहाइमर भी एक राज लेकर घूम रहे थे। वो लेटर जो रूजवेल्ट ने उन्हें लिखा था। 5 जनवरी 1942 ओपनहाइमर अपने ऑफिस में जाते हैं और ड्रॉअर से वो लेटर निकालते हैं और वो उसे एक बार और पढ़ते हैं। इस लेटर के बाद ओपनहाइमर सिर्फ एक ही शख्स को बताते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब वक्त आ गया था दुनिया को असलियत बताने का। वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव होने वाली थी। ओपनहाइमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की जिम्मेदारी एल्बर्ट आइंस्टाइन को दी थी। ये कॉन्फ्रेंस की बात पूरे अमेरिका में जा चुकी थी। सब टीवी पे नज़र लगाए बैठे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टेज पे चढ़ते हैं और बोलना शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे बिलव्ड प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को याद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 इल्यूमिनाटी का रचाया हुआ है और हिटलर भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है। ये सुन के पूरी दुनिया शॉक हो चुकी थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इल्यूमिनाटी ही इन सब के पीछे है। आइंस्टाइन आगे कहते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे बीच एक और शख्स है जो इल्यूमिनाटी का पार्ट है और उनका नाम है। तभी एक स्नाइपर एल्बर्ट आइंस्टाइन को सर पे शूट कर देता है। दुनिया को यकीन नहीं हुआ जो उन्होंने देखा, एक रिनाउंड फिजिसिस्ट की हत्या। इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद जर्मनी में बैठे हिटलर के पास एक कॉल आता है। हिटलर कॉल पिक करता है। वहाँ से आवाज़ आती है कि हमने उस साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया। हमारा राज सिर्फ वो रूजवेल्ट यानी साइंटिस्ट जानता था। अब दोनों ही ख़त्म, हमारा राज महफूज है। आखिर कौन है वो इल्यूमिनाटी का सीक्रेट मेंबर? क्या ये राज ओपनहाइमर दुनिया के सामने ला पाएंगे? ऐसी कई सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट और इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में पता चलेंगे। तब तक के लिए माअस्सलामा पीपल।